इस वक्त हमारे साथ एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ओवैसी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज के लिए वक्त निकालने के लिए। सर, कैन यू हियर मी सर? जी जी मैडम, आपको सुन सक रहा हूं, बोलिए। जी, सबसे पहला सवाल तो क्योंकि आपके द्वारा रिएक्शन भी दिया गया, आप लगातार बीते दिनों में भी बहुत बड़ी बातें, कई बड़े आरोप आप बीजेपी और उनकी गवर्नमेंट पर लगाते रहे, बहुत वोकल आप रहे हैं बीते दिनों में। ये सबसे पहले जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी है प्रवेश वर्मा का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसे लेकर जो आपका रिएक्शन है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये जो बीजेपी के सांसद हैं, एक बात आपको समझने की जरूरत है कि ये भारत के प्रधानमंत्री और भारत के होम मिनिस्टर के बड़ी करीबी सर्कल के एमपी हैं। और दूसरी बात यह है कि ये इन्होंने जिस तरह की जो जहर जो उगला है अपनी ज़बान से, वो पहली मर्तबा नहीं, दूसरी मर्तबा ये हुआ है। पहली मर्तबा शाहीन बाग जब चल रहा था तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि आग आपके घरों में घुस जाएगी और हिंदू माँ और बहनों को उठाकर लेकर चले जाएंगे, जब ना प्रधानमंत्री ना अमित शाह आपको बचा पाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये बीजेपी की ऑफिशियल पॉलिसी है कि वो इसको अपने एमपीज़ के ज़रिए, अपने विधायक के ज़रिए वो मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों के जेनोसाइडल कॉल के लिए, मुसलमानों के समाजी बहिष्कार के लिए, मुसलमानों को इस देश का थर्ड डिग्री या सेकंड डिग्री का सिटीज़न बनाने के लिए वो बार बार बोलते हैं। और इस वही ज़बान में बीजेपी के सांसद ने बोला, विधायक ने बोला, और जो कोई भी लोग वहां पर जमा हुए, भारत की राजधानी में अगर कोई खड़े होकर कहता है कि मुसलमानों जिहादियों का, जिसको जिहादी का मतलब ये निकलता है कि मुसलमान, उनका समाजी बहिष्कार किया जाए, उनसे कुछ खरीदा ना जाए, अगर उनकी दुकान का लाइसेंस नहीं है तो उसको बंद कर दिया जाए, कोई कहता है कि इखलाक को जो मारा गया वो सुअर था, कोई कहता है कि चुन चुन कर उनको मारो, कोई कहता है कि हथियार के लाइसेंस की जरूरत नहीं। तो क्या हो रहा है देश की राजधानी में? और अफसोस की बात यह कि पुलिस उस जगह पर परमिशन नहीं लेने की बिना पर केस बुक करती है। यानी पुलिस ये कह रही है कि अगर तुम परमिशन ले लेते तो हम तब भी केस नहीं बुक करते तुम पर। जो तुमने कहा बिल्कुल सच कहा। भाई, दिल्ली राजधानी है देश की, वहां पर खड़े होकर कोई भारत के 20 करोड़ मुसलमानों को मारने की, कत्लेआम की बात करता है, जेनोसाइडल कॉल देता है, और पुलिस ये काम करती है और बीजेपी कुछ नहीं कहती है। तो आप केस कराएंगे? आप पुलिस में इसे लेकर जाएंगे, इस बात को उठाएंगे? वरना तो वैसी साहब यही कहा जाएगा कि आप भी राजनीति कर रहे हैं इस पर। मैडम, आप देखिए, आप बार बार मुझे इस तरह का सवाल करती हैं। आप एक देश के बहुत बड़े चैनल के एक मशहूर एंकर हैं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर एक बीजेपी का एमपी रूलिंग पार्टी का खड़े होकर और एक उत्तर प्रदेश का विधायक और आरएसएस से वाबस्ता लोग देश की राजधानी में ये जहर उगलते हैं, तो पुलिस क्या कर रही है? दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत आता है, वो क्या कर रही है? मैं क्या देश का प्रधानमंत्री हूं? मैं क्या देश का होम मिनिस्टर हूं? क्या कानून उसी वक्त काम करेगा जब कोई जाकर कंप्लेन करेगा? क्या कानून गूंगा हो चुका है? क्या कानून अंधा हो चुका है? क्या कानून लंगड़ा हो चुका है? क्या कानून सिर्फ इस्तेमाल होगा मुसलमानों के खिलाफ, और जो बीजेपी के लोग इस तरह का जहर बकेंगे तो कानून अपना काम नहीं करेगा? ओवैसी साहब, आप देखें, आप पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और आप केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, और आपकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है, आप मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा, मैंने आपसे सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आपकी बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि आपको लगता है कि जिसका काम है लॉ इन्फोर्स कराना, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है, पुलिस फोर्स जो है, वो अपना काम नहीं कर रही है। तो उसके बाद आपके पास ही विकल्प, अब आपको तो शिकायत दर्ज करानी है, तो लीगल रेमेडी फिर क्या है? फिर आप यही होगा, या तो आप जाएं और पुलिस को अप्रोच करें इस मामले में, या फिर आप जाएं और अदालत का दरवाजा खटखटाएं, या फिर कोई आंदोलन करें जिसमें आप सड़क पर आएं। कोई चौथा विकल्प तो दिखाई नहीं देता आप मुझे और एनलाइटन कर दें। आपको एनलाइटन मैं नहीं कर सकता हूं, काफी एनलाइटेंड है माशाल्लाह से। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि गुजरात में मुसलमानों को रोड पर लाकर पुलिस ने लठों से मारा और जनता बैठकर थालियां बजाती है, सीटी बजाती है। आप बताइए, रोड पे ये तमाशा नहीं हुआ? फिर कानून किस लिए, कोर्ट किस लिए, पुलिस किस लिए, आईपीसी किस लिए, संविधान किस लिए? जब आप मुझे रोड पर लाकर लठों से मारते हैं और जनता थाली मारती है, सीटी मारती है। देश की राजधानी में क्या कोई खड़े होकर भारत के 20 करोड़ मुसलमानों को धमकी दे सकता है? पुलिस क्या पुलिस काम नहीं करेगी अपना?
किस लिए पुलिस किस लिए? देश के होम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री के घर से 25 मिनट का रास्ता होगा, जहां से खड़े होकर इस तरह के अनाप शनाप भारत के मुसलमानों के खिलाफ एक बीजेपी का सांसद कहता है। सरकार की जिम्मेदारी है या असदुद्दीन ओवैसी की जिम्मेदारी? मुझे बताइए, सरकार फिर किस लिए? क्या सरकार सिर्फ ये कह देना कि हम नहीं लेंगे एक्शन? बीजेपी कह दे कि अब हमारा सांसद, हमारा विधायक मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइडल कॉल देगा, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। आप कह दीजिए ठीक है, हम रोड पे निकल कर आएंगे, हम निकल कर आएंगे, लाखों की तादाद में निकल कर आएंगे। फिर बीजेपी कह दे ऑफिशियली हमारी पॉलिसी यही है कि मुसलमानों के खिलाफ जहर बकते रहेंगे, उनको टारगेट करते रहेंगे, उनके जेनोसाइड, उनके कत्लेआम की बात करेंगे और हम कोई कानूनी एक्शन नहीं लेंगे। बीजेपी कह दे ठीक है, हम निकल के आएंगे फिर रोडों पर। फिर लेकिन ओवैसी साहब, आप हमेशा ये कहते आए हैं, जब जब हमारी और आपकी बात हुई, सरतन से जुदा को लेकर बात हुई, तो आपने कहा ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, ये मेन स्ट्रीम नहीं है। अब ये जो इस तरह की बयानबाजी है जिसे जाहिर तौर पर जिसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता, कोई भी राजनीति के लिए भी इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। मैडम, मैं आपको, मेरा मानना यह है कि बीजेपी का सांसद, बीजेपी का विधायक कोई फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, मेन एलिमेंट है। यह असली चेहरा है बीजेपी का, आरएसएस का। वो जो जबान से मुसलमानों के खिलाफ नफरत बक रहे हैं, वही उनकी असली आइडियोलॉजी है, वही उनकी सोच है, वही उनका काम करने का तरीका है। अगर किसी एक लड़के को किसी ने मर्डर किया, मनीष का, तो मैं कंडेम करता हूं, मगर उसको कम्युनल रंग देना और इस तरह से प्रेजेंट करना, कोई एक उस मंच से कह रहा है कि हथियार उठा लो, लाइसेंस की जरूरत नहीं है। बीजेपी का एक विधायक कहता है कि अखलाक सुअर था, अखलाक के घर में घुस के उसकी 75 साल की मां के सामने अखलाक को मार दिया गया, तो अखलाक सुअर था। आप बताइए मेरे को। कहते हैं कि इनकी बंडी से कुछ मत खरीदो, इनका सामाजिक बहिष्कार करो। ये बीजेपी के मेन एलिमेंट से, ये फ्रिंज नहीं है, यही आरएसएस है, यही बीजेपी है। वैसे साहब देखिए, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि ये इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, खास तौर पर जब हम इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड लॉज की बात करते हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है, और मुझे इस बात का भी भरोसा है कि आपको भी पूरा यकीन है कि इस देश की आम जनता जो है, ये उसके थॉट्स नहीं है, ये उसके बिलीफ नहीं है। वो अमन शांति से रहना चाहती है। उसकी जो जिंदगी के चैलेंजेस हैं, जो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी है, वो आराम से उसे आगे बढ़ाना चाहती है। सवाल इसलिए उठ रहा है, और मैं आपसे सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट्स पर सिर्फ और सिर्फ ओवैसी साहब पॉलिटिक्स हो रही है। नहीं मैडम, देखिए, आपकी बात बिल्कुल किसी हद तक सच है कि जब गुजरात में मुसलमानों को पुलिस रोड पर लाकर जनता को जमा करके मारती है, तो ना कांग्रेस पार्टी कुछ बोलती है, ना आप कुछ बोलती है। और दिल्ली में भी आप सरकार में हैं, आप कुछ नहीं बोलती है। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है। असदुद्दीन ओवैसी इसलिए बोलता है क्योंकि ये देश के लिए ठीक नहीं है, ये देश के जड़ों को, उसकी रूट्स को कमजोर कर रहा है। और मैडम, मैं आपकी इत्तला के लिए बता रहा हूं कि अप्रैल 1 1933 में उस वक्त के जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ समाजी बहिष्कार का ऐलान किया गया था। पहले हेड स्पीचेस हुए, फिर समाजी बहिष्कार का ऐलान हुआ, उसके बाद फाइनल सोल्यूशन में 5 मिलियन यहूदियों को गैस के चेंबर में डालकर मार दिया गया। और जो जेनोसाइड के एक्सपर्ट ग्राहम स्टैंटन ने कहा कि खुदा ना खास्ता भारत में यही होने जा रहा है मुसलमानों से, क्यों नहीं बीजेपी सरकार इसका नोट लेती है? आपका विधायक है, आपका सांसद है जो इस तरह की बातें कर रहा है, ये कोई रोड चलती आदमी नहीं है। ये मेन एलिमेंट्स है। जहां तक सवाल जनता की है, फिर जनता में आक्रोश क्यों नहीं आता? जनता देख रही है कि गुजरात की सड़कों पर, रोड पर लाकर किसी को मारा जाता है, तो जनता में क्या तकलीफ क्यों नहीं हो रही है? फिर ओवैसी साहब एक बात बताएं, मेरी बेइज्जती की जा रही है, एक समाज की बेइज्जती की जा रही है, तो क्या जनता सिर्फ टीवी पर अदिति त्यागी को देखकर बोलेगी नहीं अब क्या कर सकते हैं, हम सरकार सत्ता में तो बीजेपी है, तो फिर हम मर जाएंगे क्या? नहीं, अभी आपने हम मरने के लिए तैयार नहीं है, हम बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे, मगर जनता को तो उठना पड़ेगा ना सर। ना तो मैं प्रे करूंगी आपकी उम्र भी लंबी हो
और इस देश का जो फैब्रिक है वो भी, जिस गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है वो भी लॉन्ग लिव रहे। लेकिन आपने क्योंकि जनता की बात की, जनता वाले पॉइंट पर मैं आऊंगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने अपनी राजनीतिक मजबूरी आपने जाहिर की। आपने कहा कि अरे मैं सरकार थोड़ी चलाता हूं, पुलिस मेरे अंडर में थोड़ी ही है। आप जनता से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनता कानून हाथ में ले ले, जनता सड़क पर गुंडागर्दी करे, जनता पुलिस के पर टूट पड़ती, भले ही उसे बुरा लग रहा था। आप जनता से जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, क्या वो लीगली पॉसिबल है? जनता तो वोट से चोट करती है। सुनिए बात। जब निर्भया का रेप हुआ था तो दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस की सरकार को चैन से बैठने नहीं दिया गया, और जब बिल्किस बानो के रेप करने वाले और उसकी बेटी के कातिलों को छोड़ा गया तो फूल माला पिनाई गई जनता की तरफ से। जब गुजरात में मुसलमानों को रोड पर लाकर लठों से मारा गया तो कहां थी जनता, बताइए। आपने जो एग्जाम्पल दिया, दरअसल मुझे वो मूवमेंट याद है, बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आए, वो गुस्सा था, जिस एक बलात्कार के खिलाफ वो गुस्सा था। लेकिन क्या आपको लगता है राजनीति ने आज 2022 में इसे इतना विशियस बना दिया है कि वो आक्रोश आपके मुताबिक, मैं ये मानती हूं जनता शांति अमन चाहती है, आपके मुताबिक क्या राजनीति ने उसे इस माहौल को विशियस नहीं बनाया है? और उस राजनीति में तो वैसी साहब आपका भी रोल है फिर। अरे मैडम, अगर मेरे पास 25 MP में जीत कर आता, नफरत की सियासत करते, तो आपका सवाल वाजिबी था। आपका सवाल यह होना चाहिए कि देश में जो सत्ता में है प्रधानमंत्री श्री मोदी, जो हमारे दिल्ली के बादशाह सलामत हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनकी पार्टी का MP है, वो कोई जी टीवी का एम्प्लॉय नहीं है, ना मेरे पार्टी का MP है। वो खड़े होकर धमकी दे रहा है, उनकी पार्टी का यूपी का MLA कह रहा है कि इखलाक सुअर था। अब बताइए फिर कौन एक्शन लेगा? बताइए। सवाल तो वाजिबी मेरा है कि जो सत्ता में है वो क्या कर रहे हैं। अगर वो इसको गलत मानते हैं तो आप कानूनी कार्रवाई क्या करेंगे? आप उसको गलत नहीं मानते इसलिए कि आपकी ऑफिशियल पॉलिसी है मुसलमानों को, मुल्लाओं को, कटुआओं को अपनी उनकी हैसियत दिखाओ, उनको नीचे करो, उनको डरा कर रखो, उनको ये कह दो कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम जी रहे हो तो हमारे रहमो करम पर जी रहे हो। यह तो ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है ना। यही तो इस बात का मुझे तकलीफ है। आप गंगा जमुनी तहजीब की बात करें, क्या है मैडम? गंगा जमुनी की तहजीब तो सिर्फ मुशायरों के तक है। गंगा जमुनी की तहजीब तो हिंदी पिक्चर के 2.5 घंटे में थोड़ा बहुत एक 4-5 नजर आती है, मगर रियलिटी में कहां कौन सी तहजीब है? क्या ये तहजीब है कि कोई खड़े होकर एक्सटर्मिनेशन की बात करे, जेनोसाइड की बात करे? क्या ये तहजीब है कि रोड पर लाकर जब कोर्ट्स हैं आप लठों से मारे? कहां की तहजीब है? कौन सी तहजीब है? ये तो हैवानों की तहजीब है। ये तो ओवैसी साहब, ये तहजीब है। राजनीति भले इस तहजीब को एक्नॉलेज ना करे, लेकिन अदिति त्यागी, अगर असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं कि हम मर रहे हैं, मारे जाएंगे, और अदिति त्यागी ये कहते हैं कि नहीं नहीं हम दुआ करेंगे आपकी उम्र भी लंबी हो और जो पूरी कम्युनिटी है वो भी, उसकी भी लंबी उम्र हो, तो प्लीज मुझे लगता है हमें ऐसे स्वीपिंग जनरलाइजेशंस में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजनीति को एक कंस्ट्रक्टिव रोल निभाना होगा अगर आप भी राजनीति को बदलना चाहते हैं। अभी ये तहजीब जिंदा है और मुझे पूरा यकीन है ये तहजीब अगले 200 साल भी जिंदा रहेगी। ये इस देश की बुनियाद है। राजनीति कितनी ही विशियस क्यों ना हो जाए, वो तहजीब जिंदा रहेगी, ये मुझे यकीन है, जमीन से यकीन है। मैं आपसे ये कह रही हूं, थोड़ी देर पहले आपने आम आदमी पार्टी का जिक्र किया था। आम आदमी पार्टी आपको क्यों लगता है क्यों नहीं बोलती मुस्लिमों के मुद्दों पर? डर लगता है उसे? क्या वो भी अब बीजेपी की जो हिंदुत्व की पिच है उसी पर आकर खेलना चाहते हैं, इसलिए नहीं बोलते? मैडम, आप अपने जी टीवी की रिसर्च टीम को बोलिए कि असदुद्दीन ओवैसी को अभी 2-5 मिनट के अंदर झूठा साबित कर दो कि गुजरात में जब मुसलमानों को पुलिस रोड पर लाकर मार रही थी, ना कांग्रेस ने कुछ कहा, ना आम आदमी पार्टी ने कुछ कहा। जब दिल्ली में राइट्स हो रहे थे तो अरविंद केजरीवाल राजघाट पर जाकर बैठे थे। अरे अगर तुम गांधी से मोहब्बत करते थे सच्चाई में, तो तुम हिंदू इलाकों में जाते, मुस्लिम इलाकों में जाकर उनसे हाथ जोड़कर अपील करते कि मत मारो अपने आप को, एक दूसरों को, हम सब भारत के नागरिक हैं। तो आम आदमी पार्टी का छोड़िए, आम आदमी पार्टी ने तो अपने एक दलित मिनिस्टर को अरविंद केजरीवाल ने रिजाइन करवा दिया क्योंकि उसने अपने धर्म परिवर्तन के एक सम्मेलन में चला गया। अरे अरविंद केजरीवाल अगर
सच्चे होते तो कहते कि क्या बाबा साहब अंबेडकर ने नागपुर में धर्म परिवर्तन नहीं किया था? अगर कोई अपना धर्म बदलता है तो उसका फंडामेंटल राइट है, वो अपनी उसको राइट टू कॉन्शियस उसका है, वो चेंज कर रहा है। मगर हर आदमी ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी से ज्यादा वो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर चलना चाहता है। वो ये बताना चाहता है कि सबसे बड़ा हिंदू मोदी नहीं है, मैं हूं। और इसी रेस में आप देख रहे हैं कि सब भूल जा रहे हैं उस तहजीब को जो आप कह रही हैं। मैडम, मैं आपसे डिसएग्री करता हूं। वो तहजीब अब सिर्फ एक म्यूजियम का हिस्सा बन के रह गई है। वो तहजीब जिंदा नहीं है, वो तहजीब मर चुकी है। अब जो तहजीब है वो ये कि कैसे मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट हासिल किया जाए, वही तो तहजीब का हिस्सा बना हुआ है। नहीं, मैं भी आपसे स्ट्रांगली डिसएग्री करती हूं कि वो तहजीब म्यूजियम का हिस्सा है, क्योंकि मैं जानती हूं वो तहजीब ग्राउंड पर एग्जिस्ट करती है। वो एक तहजीब एग्जिस्ट करती है ऑफिसेज में, वो तहजीब एग्जिस्ट करती है हॉस्पिटल्स में। उस तहजीब को बहुत करीब से मैंने देखा है, तो उस तहजीब को लेकर हम डिबेट ना करें। आप अपनी ओपिनियन के लिए इंटाइटल्ड हैं और मैं अपनी ओपिनियन के लिए इंटाइटल्ड हूं, और हम दोनों के ही एक्सपीरियंसेस हैं। लेकिन अभी आपने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जिक्र किया, तो उसमें दोनों में से ज्यादा सांप्रदायिक कौन है? और क्या सांप्रदायिक होने से ही, अब इस देश की राजनीति ने इस देश का यह हाल कर दिया है कि सांप्रदायिक होने से ही वोट मिलेगा? बिल्कुल, जितना आप हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को अपनाते रहेंगे, उनको ये तमाम राजनेताओं को जिसका आपने नाम लिया, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिसका आपने नाम लिया, वही तो उस कोशिश में लगे हुए हैं। वही तो उस कोशिश में लगे हुए हैं। उनको फिक्र नहीं है मुसलमानों की। उनको मुसलमान वोट, देखिए बीजेपी ने तो तय कर लिया कि उनको मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, इसीलिए बीजेपी के पास ना राज्यसभा में ना लोकसभा में कोई एक मुस्लिम एमपी है। बीजेपी को जरूरत ही नहीं है मुस्लिम वोट की। तो अब इन तमाम पार्टीज को भी ये लगता है कि भाई मुसलमान तो हमारा खैदी है, हमारा गुलाम है, वो तो हालत मजबूरी में हमको वोट देगा, तो उनको फिक्र ही नहीं है। अब मुसलमान तो इसमें पिट रहा है ना। इसमें अगर आप बताइए कि आप 20 करोड़ मुसलमानों को भारत की कैपिटल सिटी में, राजधानी में खड़े होकर कोई कहता है कि समाजी बहिष्कार करो, कोई के अखलाक को सुअर कहता है, क्या बीत रही होगी अखलाक का बेटा जो भारत की एयरफोर्स में काम करता है? आप थोड़ी देर के लिए सोचिए मैडम, जिसको सुअर कहा गया उसका बेटा एयरफोर्स में काम करता है, देश की आसमानों की हिफाजत करता है अखलाक का बेटा, उसको सुअर कहा गया। तहजीब है। यकीनन दुनिया में जब बुराई रहती है तो अच्छाई भी रहती है, मगर कितनी अच्छाई है बताइए? आप मुझे पूछ रहे हैं कितनी अच्छाई है ये बताइए। मुझे लगता है इस दुनिया में अच्छाई है तभी ये दुनिया चल रही है सर। लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि आप हम उस मोड़ पर आ गए, क्योंकि आप भी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं गंगा जमनी तहजीब जो है अब तो वो म्यूजियम की बात हो गई है। क्या अब ये देश हमारा, आपका प्यारा भारत उस मुकाम पर आ गया है कि हिंदू की दुकान अलग होगी, मुसलमान की दुकान अलग होगी? हम उस वहां आ गए हैं क्या, या राजनीति हमें वहां ले आई है? अरे मैडम, क्या कौन कह रहा है कि मुस्लिम रेवड़ी की दुकानों से, मुस्लिम ठेला बंडी से कुछ मत खरीदो? कौन कह रहा है कि मुसलमान की मच्छी और गोश्त की दुकानों को बंद करा दो? कौन कह रहा है कि इनसे कुछ मत खरीदो, इनको सबक सिखाओ? कौन कह रहा है ये? कोई आसमान से लोग आकर कह रहे हैं? ये तो सत्ता में बैठने वाले लोग, भारतीय जनता पार्टी के एमपी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का विधायक कह रहा है। और आप जो बात कर रहे हैं कि भारत की पार्लियामेंट में हिंदू समाज के हर कास्ट, हर सेक्शन की रिप्रेजेंटेशन भारत की पार्लियामेंट में, और मुसलमान सिर्फ 4% है। आपके सवाल का जवाब यही है, मेरा बता रहा हूं आपको। नहीं, आप मेरे सवाल के जवाब की बात कर रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जी आज हम बात कर रहे हैं और खुलकर बात कर रहे हैं, तो मेरा आपसे फिर सवाल ये है, आप पर भी तो आरोप लगते हैं ना सर। जिस बीजेपी को आप लगातार एक के बाद एक आरोप लगा रहे हैं, थोड़ी देर पहले जिनोसाइड का जिक्र कर रहे थे आप, उसकी राजनीति को तो आप बेनिफिट करते हैं दूसरी दूरी बनकर। यही तो आरोप आप पर लगते हैं ना, जब आपके ओपोनेंट्स ममता बनर्जी जैसे बड़े नेता, दिग्गज नेता ये कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी तो बीजेपी की बी टीम है। नहीं, आपने अच्छा सवाल किया, मैं जवाब दे रहा, मेरे लिए बहुत आसान है। ममता बनर्जी ने नहीं कहा था कि आरएसएस की तारीफ नहीं की थी? क्या ममता बनर्जी ने असेंबली में बीजेपी के एजेंसीज के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करके कहा कि नरेंद्र मोदी बड़े अच्छे हैं? अरे भाई ये कर रहे हैं ना, मैं क्या कर रहा हूं?
आप तो मेरा डर दिखाकर मुसलमान से वोट हासिल करते हैं कि हम बीजेपी को रोकेंगे, मगर जब आपको सत्ता मिल जाती है तो आपके लिए आरएसएस अच्छी हो जाती है। जब आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं ममता बनर्जी, तो आप बोलते हैं कि नहीं नहीं, देश का प्रधानमंत्री बड़ा अच्छा है, बीजेपी खराब है। आप भारत की पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आते और कांग्रेस की तरफ से जाकर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से गले लपेट लेते हैं। कौन खेल खेल रहा है बताइए ना मैडम आप मुझे। ये सियासी खेल है, लेकिन आपको क्यों लगता है कि देश का मुसलमान की इज्जत जो है वो सड़क के कुत्ते से कम है? सर, एज एन इंडियन आई टेक अ सीरियस ऑफेंस टू दैट। आप बराबर लीजिए, आपका इख्तियार है, मगर अगर आप मुझे रोड पर बुलाकर पूरी जनता को जमा करके आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मुझे मार रहे हैं आप। अगर एक जी टीवी में एक वीडियो आ जाएगा कि कोई कुत्ते को घसीटते हुए लेके जा रहा, तो जी टीवी 5 मिनट का प्रोग्राम करके उसको गिरफ्तार करवा देगा। मगर जो मेरे बच्चों को रोड पर लाकर पीट रहे हैं, मार रहे हैं, पुलिस के लोग जिनके बाजू रिवॉल्वर लगा हुआ है, क्या इज्जत है हमारी? आप हमको इंसान के तौर पर अगर देखते तो इस तरह का बर्ताव नहीं करते मैडम। अगर इंसान के तौर पर देखते तो आप वो उस बच्ची को अपनी बेटी समझते, उसकी बेटी की जान लेने वालों को, उसको रेप करने वालों को आप नहीं छोड़ते। ओवैसी साहब, आप खुद बैरिस्टर है, आपको अपने राइट्स के लिए किसी अदिति त्यागी की या गुजरात पुलिस की या किसी नेता की परमिशन की जरूरत थोड़ी है सर। योर राइट इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द होली बुक ऑफ दिस कंट्री। मैडम यहां पर बाबा साहेब अंबेडकर मुझे याद आ रहे हैं। बाबा साहेब ने कहा था कि हमने संविधान बना दिया, मगर कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत, कॉन्स्टिट्यूशन को मानना, अपने दिलो दिमाग में उसको छाना, वो बीजेपी नहीं कर रही है। अगर राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी अगर मानती बीजेपी, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई कहां लड़ी जाएगी? मैडम हम ही तो लड़ रहे हैं। देखिए, देश को बचाने की लड़ाई भारत का मुसलमान ही लड़ रहा है, कोई नहीं लड़ रहा है। बता रहा हूं आपको, खुल के कह रहा हूं आपको मैं। मेरी बात से बहुत लोग नाराज हो जाएंगे आज, मगर रोड पर मार कौन खा रहा है? हम खा रहे हैं। जेल कौन जा रहा है? हम जा रहे हैं। अखलाक को सुअर किसको कहा जा रहा है? हमको कहा जा रहा है। किसी और को सुअर कहा जा रहा है? किसकी कहा जा रहा है कि इसकी बंडी से सामान मत खरीदो? किसको जिहादी कहा जा रहा है? मुसलमान को जिहादी कहा जा रहा है। किसको एंटी नेशनल कहा जा रहा है? हमको कहा जा रहा है। नहीं, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा तो कोई और कर रहा है ना ओवैसी साहब। इसीलिए तो हम ये जी, भारत जोड़ो यात्रा तो कोई और कर रहा है ना। वो कह रहे हैं हम देश को जोड़ रहे हैं। मैडम कहां उनके बारे में आप छोड़िए ना। आपको भी अब आपको मजाक करना सूझ रहा है। आपको सीरियस डिबेट से आप लाइटर वेन में अब आप इसको कॉमेडी की तरफ लेकर जा रहे। छोड़िए इन लोगों को। वो अच्छे होते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता ना। अगर वो अच्छे होते तो आज देश इस राह पर नहीं जाता, इतनी बर्बादी नहीं होती। उन्हीं की वजह से तो सब हो रहा है ये। तो आप कह रहे हैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आज इस देश में कॉमेडी है? आप ये कह रहे हैं उन्हें सीरियसली नहीं लिया जा सकता? मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली के सड़कों पर जो सिखों का कत्लेआम हुआ था, कौन थी? मलियाना कब हुआ था? हाशिमपुरा कब हुआ था? आसाम में दिल्ली का मैसेकर कब हुआ था? 8-9 हजार मुसलमान मारे गए थे। मुंबई में क्या हुआ था? क्या क्या नहीं किया? यूएपीए का कानून तो इन्होंने, इसी पार्टी ने बनाया था ना। पोटा का कानून, आपके उसके टाडा का कानून कौन बनाया था? तो चलिए फिर आप ये बता दीजिए मुझे, आप कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कांग्रेस किसी खाते में नहीं है, आप ये कह रहे हैं टीएमसी किसी खाते में नहीं है, कौन लड़ेगा फिर बीजेपी के खिलाफ? मैडम, देश की जनता लड़ेगी। मुझे आज भी उम्मीद है कि जो लोग इस देश जो ख्वाब देखा था नेहरू, गांधी ने, अंबेडकर ने, इस देश को उस तरह के उनके ख्वाबों को पूरा करने के लोग लड़ेंगे। मगर याद रखिए कि जब असदुद्दीन ओवैसी मर जाएगा तो लोग ये बोलेंगे कि हाँ, इसको कामयाबी मिली नहीं मिली अलग बात है, मगर ये लड़ता था जरूर। हमारा काम लड़ना है, हम लड़ेंगे। अगर मैं हर चीज को ये सोच कर लड़ूंगा कि मुझे हिंदू वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे मुस्लिम वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे दलित वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, तभी मैं लड़ूंगा। अरे लड़ना है तो देश के लिए लड़ो, वोट के लिए क्यों लड़ रहे तुम लोग? आपको हिंदू वोट चाहिए? मैडम, मुझे हर उस आदमी का वोट चाहिए जो गांधी, नेहरू और बाबा साहब अंबेडकर के ख्वाबों को पूरा करना चाहेगा। मुझे हर उस भारत के नागरिक का वोट चाहिए जो भारत की आजादी की लड़ाई में जिन्होंने अपनी जानों को कुर्बान किया, उनको वो इज्जत की निगाहों से देखते हैं। मुझे हर उस शख्स का वोट चाहिए
जो इस देश को चाइना के आंख में आंख डालकर वो 1000 स्क्वायर किलोमीटर वापस हासिल करने की बात करेगा, मुझे उस जनता की वोट की जरूरत है। नहीं, आप मुझे इजाजत दीजिए। एक सवाल है, मेरा फॉलोअप क्वेश्चन है ओवैसी साहब, प्लीज ये मेरा फॉलोअप क्वेश्चन है। फिर आप जब जाते हैं, फिर आप ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आपसे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी जी न्यूज के साथ इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। लेकिन जो मेरा सवाल था, जिस सवाल का जवाब आपने दिया नहीं, जब आप इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आप ये कहते हैं कि मैं हर उस व्यक्ति का वोट चाहता हूं जो इस देश को सुपर पावर बनाना चाहता है, मैं हर उस व्यक्ति का वोट चाहता हूं जो इस देश की नेशनल सिक्योरिटी को लेकर संजीदा है। तो फिर सवाल मेरा आपसे ये था, फिर जलसों में जाकर आपको ये क्यों कहना पड़ता है कि मुसलमानों अपना नेता चुन लो? आपको जाकर ये क्यों याद दिलाना पड़ता है कि ठाकुरों, यादवों, दलितों, पिछड़ों सबने अपना नेता चुना, मुसलमानों अपना नेता चुन लो? चलिए, अगली बार जब असदुद्दीन ओवैसी का साक्षात्कार होगा तो ये सवाल भी दोबारा से होगा। अभी इस इंटरव्यू में फिलहाल इतना ही। जी न्यूज पर खबरें जा रही हैं, आपको कहीं जाना नहीं।